Hi Fisher Dentists, welcome back to my channel. I'm Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और मोस्ट अवेटेड है. This is the ultimate guide for the preclinical prosthodontics viva question and their answers. तो मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ उनके आंसर्स के साथ. एग्जाम के पहले टेंशन हो या क्विक रिवीजन करना हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. So grab your notes, stay tuned because by the end of this video you'll be exam ready and confident. So let's start with our contents. So I am going to be covering all the viva questions जैसे जैसे हम अपने preclinical में वो चीजें वो exercises करते हैं. So we'll start with the anatomical landmarks, then primary impression, the beading boxing, cast markings, spacer wax adaptation, custom tray fabrication, फिर हम बनाते हैं record base, फिर occlusal rim, articulator, articulation, teeth setting and arrangement, then occlusion and some miscellaneous question जिसमें कभी कभी basic questions पूछ लिया जाता है. What is prosthodontics, what is prosthesis, what is dentistry, कितने branches होते हैं, ये वो. So सारा कुछ मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है. So make sure to stay tuned till the end. Let's start with the anatomical landmarks. अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो एंड यू हैव सीन माय वीडियो ऑन anatomical landmarks, तो मैंने बहुत ही डिटेल में anatomical landmarks को कवर किया है अपने दो वीडियोस में, एक में मैक्सिलरी, एक में मैंडिबुलर. सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. बट स्टिल in this video I'll just tell you guys कि which are the most important question जो कि आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं. That is first, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि कौन से anatomical landmarks होते हैं मैक्सिलरी में, फिर मैंडिबुलर में. ठीक है, उसमें स्ट्रेस बेरिंग कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा है, रिलीविंग कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए एकदम बैक टू द हैंड पे. उसके बाद स्ट्रेस बेरिंग है तो क्यों स्ट्रेस बेरिंग है, ठीक है. रिलीविंग है तो ऐसा क्या है कि उनको रिलीव करने की जरूरत है ना. कुछ हर एक चीज का एक रीजन है और मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत इजी वर्ड्स में समझाया है. सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. देन पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पैलेटल सील. फेवरेट होता है मैक्सिलरी में पोस्टीरियर पैलेटल सील और मैंडिबुलर में बकल शेल्फ एरिया एंड द रेट्रोमोलर पैड एरिया. फिर वाइब्रेटिंग लाइंस के बारे में आपको पूछेंगे कि एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन का शेप क्यूपिड बो क्यों होता है, पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन कहाँ पे होती है, फिर मसल अटैचमेंट्स, वेरियस मसल अटैचमेंट्स, ये सब कुछ मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताया है. मैंडिबुलर में क्या पूछ सकते हैं, सेम थिंग, विच वन आर द स्ट्रेस बेरिंग एरियाज, विच वन आर द रिलीविंग एरियाज, कौन से लिमिटिंग एरियाज होते हैं और ये क्यों रिलीविंग एरियाज होते हैं मोस्टली. ठीक है. देन बाउंड्रीज ऑफ बकल शेल्फ एरिया, फेवरेट क्वेश्चन मेरे भी वाइवा में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई स्टिल रिमेंबर. बकल शेल्फ एरिया की बाउंड्रीज क्या होती हैं. देन कॉन्टेंट्स ऑफ रेट्रोमोलर पैड एरिया एंड द मसल अटैचमेंट्स. ठीक है. सो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. यही एग्जाम अगर आप फाइनल ईयर में दोगे तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मूवमेंट्स कराते हैं, क्योंकि हम क्लिनिक में जा चुके होते हैं. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये तो आपको आंसर करना ही करना है. यहीं से शुरू होगा आपका वाइवा और तब ही अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आप पहुंचोगे नेक्स्ट स्टेज पे. एक बेसिकली एक बॉक्स रखा रहता है, वहाँ पे ट्रे रखी रहती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक कास्ट भी ज़रूर होता है एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई करने के लिए. सो थ्योरी के साथ साथ आपको आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए कि वो लैंडमार्क कहाँ पे सिचुएटेड है. ओके, लेट्स गो इनटू द प्राइमरी इंप्रेशन. उसके बाद हम प्रीक्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स में क्या करते हैं, हम प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेज क्या होती है. वहाँ पे बहुत सारी ट्रेज रखी होंगी. ये जो मैंने दिखाया है मोस्टली ये दो तरह की ट्रेज तो रखी ही होती हैं. फिर उसमें आपको पूछा जा सकता है कि ट्रेज क्या होती हैं. सबको पता है बट देन स्टिल आपको एक वर्ड लाइन में बोलना पड़ेगा. दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू कैरी, कंटेन और कंट्रोल द इंप्रेशन मटीरियल ड्यूरिंग टेकिंग द इंप्रेशन. ठीक है. अब
कितनी तरह की होती हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, उसमें से 3 जो सबसे सिंपलेस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सो दैट आपको रिविजन में इजी हो जाए। मटेरियल में मेटल की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है। स्टॉक ट्रे हो सकती है, कस्टम ट्रे जो प्री मैन्युफैक्चर्ड होगी वो स्टॉक ट्रे हो जाएगी, और कस्टम ट्रे जो हम बेसिकली कस्टमाइज करते हैं हर पेशेंट के लिए। देन आर्च टाइप पे मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ट्रेज। एटलीस्ट 3 क्लासिफिकेशन, सबसे सिंपलेस्ट आपको ये तो बताना ही चाहिए एग्जाम में। देन मैंने देखा है कि बच्चे सबसे ज्यादा ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या पूछते हैं एग्जामिनर कि ये जो 2 ट्रेज मैंने आपको दिखा रखी है ये यूज कहाँ पे होती हैं, ठीक है, या फिर इनमें डिफरेंस क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये नहीं है कि हम परफोरेटेड वाला डेंचुलस में यूज करेंगे और नॉन परफोरेटेड वाला ई डेंचुलस में यूज करेंगे। वैसे आप जो आंसर कर रहे हो, दिस आंसर इज पार्शियली करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे इंप्रेशन मटेरियल्स यूज ही नहीं किए हैं। आपने सिर्फ इंप्रेशन कंपाउंड यूज किया है जो कि ई डेंचुलस के लिए यूज कर रहे हैं, और शायद हमने एल्जिनेट यूज, पता है हमें कि उसके लिए हम परफोरेटेड यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंप्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि हम परफोरेटेड यूज करेंगे या फिर नॉन परफोरेटेड यूज करेंगे। सो वी यूज द परफोरेटेड ट्रेस जब हम एल्जिनेट के साथ काम कर रहे हो और वहां पे हमें मैकेनिकल रिटेंशन की जरूरत हो। अब ये जो परफोरेशंस है उनके थ्रू वो मटेरियल दूसरी ओर जाता है और वहां पे मैकेनिकल रिटेंशन कॉज करता है। और कुछ जो होते हैं मटेरियल्स उनको मैकेनिकल रिटेंशन से ज्यादा हम वहां पे एडहेसिव लगा के उसको प्रॉपर रिटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन केसेस में हम नॉन परफोरेटेड ट्रेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंप्रेशन कंपाउंड जो हम यूज करते हैं उसके लिए हमें परफोरेशंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये हमेशा मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये क्वेश्चन लिखा। देन ट्रे सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बट सेकेंड ईयर से थोड़ा कम पूछा जाता है। दिस इज फॉर फाइनल ईयर। सेकेंड ईयर से भी लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब हम कास्ट का इंप्रेशन जो प्री क्लिनिकल में लेते हैं इंप्रेशन कंपाउंड से, उसमें भी हम ट्रे सिलेक्शन बताते हैं। तो वही बताना पड़ेगा कि एरिया कवर करना चाहिए, अगर मैक्सिला है तो ट्यूबरोसिटी तक कवर होना चाहिए, रेट्रोमोलर पैड है, मैंडिबल है तो रेट्रोमोलर पैड तक कवर होना चाहिए। देन हम कौन सा इंप्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं उस हिसाब से फ्लैंज से हमारे ट्रे में थोड़ा सा क्लियरेंस और डिस्टेंस होना चाहिए, 2 to 4 mm स्पेस। वर्टिकल फिट कैसी होनी चाहिए, वो हिट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी हार्ड या सॉफ्ट टिश्यू को डायरेक्टली, स्टेबल होना चाहिए और रिटेंटिव होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज विच आर देयर फॉर द ट्रे सिलेक्शन। तो हमने पढ़ लिया व्हाट आर ट्रेस, कितनी तरह की होती हैं, दोनों का यूज क्या है और सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़े बहुत आपको कुछ कुछ कॉलेजेस में प्रोस्थो पढ़ाने लगते हैं फर्स्ट ईयर से, कुछ कुछ अगर नहीं पढ़ाते हैं, जहाँ नहीं पढ़ाते हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू गिव आवर प्री क्लिनिकल प्रोस्थो वाइवा। थ्योरीज ऑफ इंप्रेशन मेकिंग पे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है कि सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा जा सकता है, बट देन ये प्रोस्थो का पार्ट है। ओके, सो 3 थ्योरीज है, म्यूकोस्टैटिक, म्यूकोकम्प्रेसिव एंड सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरीज। ये आपको डिटेल मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। वंस हमने इंप्रेशन ले लिया, हमारा इंप्रेशन रेडी है, तो अब हम करेंगे बीडिंग एंड बॉक्सिंग। पहले तो आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। कई एग्जामिनर जो एक्सटर्नल्स और इंटरनल्स होते हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विथ डेफिनेशंस। सो जहां तक याद रह सके उतना आप डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो, लेकिन एटलीस्ट इफ नॉट जीपीटी डेफिनेशन, आपको एटलीस्ट उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ताकि जो आप समझा रहे हो वो कन्वे हो सके हमारे एग्जामिनर तक। सो बीडिंग means to protect the form border thickness of final impression for a dental prosthesis done by the placement of a wax stick or a plaster pumice combination or any other material adjacent to the border prior to forming master cast। ये इसका definition है। और boxing का एक box बनाना है around the impression to produce the desired size and form। ये याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसका सिंप्लीफाई करके लिख दिया है यहाँ पे। बीडिंग इज डन टू प्रिजर्व द विड्थ एंड हाइट ऑफ द सल्कस इन अ कास्ट, एंड बॉक्सिंग से क्या करते हैं, इज डन टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म स्मूथ वेल शेप
बेस ऑफ द कास्ट। तो बीडिंग से हम लैंड एरिया बना रहे हैं और बॉक्सिंग से हम बेस ऑफ द कास्ट बना रहे हैं। ये सिंपल वर्ड्स में इतना भी बोल दोगे ना तो कम से कम एग्जामिनर को लगेगा कि आपको आता है। एडवांटेज क्या है, ये पता होना चाहिए, कंट्रोल डायमेंशन होगा, एक्यूरेसी ऑफ द कास्ट होगी, है ना, इम्प्रेशन डिटेल्स प्रिजर्व्ड होंगे, ज्यादा मटेरियल वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉक्स बना रखा है, क्लीन एंड नीट प्रोसीजर है, ट्रिमिंग ऑफ द कास्ट बच जाएगा क्योंकि हमने पहले ही शेप दे दिया है उसको। कुछ और चीजें जो आपको याद होनी चाहिए बीडिंग वैक्स के लिए, दैट इज 4 मिलीमीटर वाइड वैक्स होता है, 2 से 4 बॉर्डर ऑफ द इम्प्रेशन के नीचे लगाया जाता है। और ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं कि एक एंगल भी इंपॉर्टेंट है, ये 45 डिग्रीज टुवर्ड्स अपवर्ड्स लगाया जाता है ऑल ओवर, कि कंफ्यूज नहीं होना है, कास्ट में हमेशा नीचे की तरफ होगा, कोई भी एक याद कर लो, उसका उल्टा इम्प्रेशन से उल्टा कास्ट में, क्योंकि नेगेटिव रेप्लिका है, ठीक है। ये हर जगह होगा 45 डिग्रीज, लेकिन 90 डिग्रीज यानी वो फ्लश करेगा जब मैक्सिलरी कास्ट है तो पीपीएस के एरिया में, और अगर मैंडिबुलर है तो रेट्रोमोलर पाइप के एरिया में। नेक्स्ट, बीडिंग के बाद बॉक्सिंग में आपको याद रखनी है कि उसका जो डायमेंशन, उसकी जो हाइट होगी वो 13 to 15 मिलीमीटर होनी चाहिए फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इम्प्रेशन, ठीक है। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बीडिंग एंड बॉक्सिंग। नाउ हमने देखा कि बीडिंग करने से लैंड एरिया बनता है। कई बार वो कास्ट देके पूछते हैं कि व्हाट इज लैंड एरिया, वेयर इज इट, तो आपको दिखाना पड़ेगा जो हमारा सल्कस ऑफ द कास्ट, जो हमारा पोर्शन ऑफ द डेंटल कास्ट जो कि बियॉन्ड द इम्प्रेशंस सरफेस लेटरली एक्सटेंड करता है, उसको लैंड एरिया कहते हैं। मैंने एरो से भी बता दिया है, दिस इज कॉल्ड एज लैंड एरिया। हमारे इम्प्रेशन के अराउंड जो भी एक्सटेंशन है लेटरली, उसको हम लैंड एरिया कहते हैं। ये जनरली 2 से 4 के बीच में होता है, ठीक है, जस्ट टू प्रिजर्व द बॉर्डर ऑफ द इम्प्रेशन विच वी हैव रिकॉर्डेड। नेक्स्ट लेट्स कम टू द कस्टम ट्रे फैब्रिकेशन। अब हमने बीडिंग बॉक्सिंग करती, उसमें हमने प्लास्टर पोर कर दिया, हमारा निकला कास्ट। अब कास्ट पे सबसे पहले हम करेंगे कास्ट मार्किंग। तो अब ये जो 3 एरोज मैंने लगा रखे हैं, ये 3 लाइंस बनाते हैं। सबसे पहला लाइन हम अपनी लेड पेंसिल से बनाते हैं, जो कि होता है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सल्कस, ठीक है। सबसे पहले हम सल्कस मार्क कर लेंगे कि कहाँ पे। अब उस सल्कस से 2 ऊपर हम जो मार्किंग करेंगे वहां तक होगा हमारा कस्टम ट्रे, ठीक है। तो ब्लू कलर की पेंसिल से मार्क करेंगे, सबसे पहले लेड पेंसिल, फिर ब्लू पेंसिल, एंड देन कम्स रेड मार्किंग, जो कि हम उस ब्लू मार्किंग से भी 2 ऊपर करेंगे, जो कि होगा हमारा स्पेसर वैक्स की मार्किंग। सो दीज 3 कास्ट मार्किंग्स वी डू ऑन द अपना प्राइमरी कास्ट इन, एंड देन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे स्पेसर वैक्स अडेप्टेशन। बिफोर गोइंग टू द स्पेसर वैक्स अडेप्टेशन हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पेसर। स्पेसर क्या है, ये सिर्फ एक क्रिएट करता है यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन द कस्टम ट्रे एंड द ओरल टिश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है वाइवा में। ये इंश्योर करता है कि जो हमारा फाइनल इंप्रेशन जिस भी मटेरियल से ले रहे हैं उसकी थिकनेस हर जगह बराबर हो, ठीक है। तो आपको बोलना है इट क्रिएट्स अ यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन द कस्टम ट्रे एंड द ओरल टिश्यू फॉर द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द इंप्रेशन मटेरियल। वेरी इजी, अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं। ये क्या करता है, दिस प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिजिड ट्रे एंड द सॉफ्ट टिश्यू। इससे क्या होता है, जो भी रिलीफ एरियाज होते हैं, जो कि प्रेशर से वल्नरेबल होते हैं, वो हर्ट और होने के चांसेस हैं, तो वहां पे वो डायरेक्ट प्रेस नहीं करता है एंड हेल्प्स कंट्रोल द फाइनल इंप्रेशन थिकनेस। अदर देन स्पेसर वैक्स हम और कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं एज अ स्पेसर टू क्रिएट द स्पेस। टिन फॉइल यूज कर सकते हैं, कास्टिंग वैक्स यूज कर सकते हैं, या फिर नॉन एस्बेस्टस रिंग लाइनर भी यूज कर सकते हैं, बट हम यूज करते हैं बेस प्लेट वैक्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पेसर डिजाइन, या तो फुल हो सकता है, ठीक है, या तो पार्शियल हो सकता है। फुल में क्या होता है, हम ऑल ओवर स्पेसर वैक्स अडेप्ट करते हैं, बस पीपीएस का एरिया मैक्सिलरी में छोड़ देते हैं और बकल शेल्फ एरिया एंड रेट्रोमैलोहाइड एरिया का एरिया हम मैंडिबुलर में छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर द टिश्यू स्टॉप्स, जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज आर द फुल स्पेसर। देयर कम्स पार्शियल स्पेसर। ये ना केस टू केस डिपेंड करता है कि
कैसा क्लिनिकल सिनेरियो है, उसमें हम कुछ पार्शियल स्पेसर्स जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज टी स्पेसर, जो कि आप अभी देख रहे हो, मैक्सिलरी में ऐसा दिखता है, मैंडिबुलर में ऐसा, या फिर आई स्पेसर। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पार्शियल स्पेसर डिजाइंस जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये मोस्टली हर कॉलेजेस में प्री क्लिनिकल प्रोस्तो में बनवाया जाता है। सो यू नीड टू नो कि ये दो तरह का स्पेसर डिजाइन है। देन कम्स कि ये जो स्पेसर है, स्पेसर वैक्स है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, क्या हर केस में सेम होती है, कितनी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंप्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट यूज कर रहे हैं, विच इज मोस्टली द केस, अगर हम कंप्लीट डेंचर बना रहे हैं तो वहां पे हम 0.5 मिलीमीटर का स्पेसर लगाएंगे। एल्जिनेट अगर हम इंप्रेशन मटेरियल एज इंप्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं तो 3 मिलीमीटर का, प्लास्टर कर रहे हैं तो 1.5, या इलास्टोमर कर रहे हैं तो 0.5 से 1.5। ये थिकनेस क्या होती है ना, कि इतना थिकनेस उस इंप्रेशन मटेरियल को चाहिए ताकि वो आइडियल प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सके जो कि एक इंप्रेशन मटेरियल में होना चाहिए। तो अगर 0.5 मिलीमीटर भी अगर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट हमने स्पेस क्रिएट करके दे दिया है उसको, तो वो आइडियल प्रॉपर्टी शो करता है इन रिकॉर्डिंग द फाइनल डिटेल्स। आई होप इट इज क्लियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन कम्स द टिश्यू स्टॉप। अब ये कुछ टिश्यू स्टॉप्स बनाते हैं, मैक्सिलरी में 4 बनाते हैं, मैंडिबुलर में 2 बनाते हैं। मोस्टली डायमेंशन इसके 4x4 होते हैं। लोकेशन कनाइन एमिनेंस एंड मोलर रीजन में होता है। पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा पूछा जाता है, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवास, कि क्यों बनाया जाता है टिश्यू स्टॉप्स। तो उसको क्यों बनाते हैं, ताकि एक तो कि यूनिफॉर्म थिकनेस हम इंप्रेशन मटेरियल की मेंटेन कर सके। सेकेंड, हेल्प्स इन एक्यूरेटली रीसीटिंग ऑफ द ट्रे। अगर हमने 4 स्टॉप्स बना दिए तो एवरी टाइम सेम जगह पे प्लेस करने में एक हेल्प हो जाती है। फिर प्रिवेंट्स ओवर सीटिंग, यानी कि टिश्यू जो है वो तो सॉफ्ट होते हैं, वो ओवर कंप्रेशन के चांसेस होते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और पूरी तरह से टच नहीं होने देता है हमारे ट्रे को हमारे सॉफ्ट टिश्यूज से। एंड देन इम्प्रूव्स द ट्रे स्टेबिलिटी। सो दीज आर द 4 पर्पसेस यू नीड टू रिमेंबर, जिसके लिए हम टिश्यू स्टॉप्स प्रोवाइड करते हैं स्पेसर वैक्स में। उसके बाद हम बनाते हैं अपना कस्टम ट्रे। कस्टम ट्रे हम जब बनाते हैं तो हम ध्यान रखना होता है कि जो हमने मार्किंग बनाई रखी है वहां तक ही होना चाहिए। उसके बाद 2 चीजें आती है, एक हैंडल और एक फिंगर रेस्ट। तो मैक्सिलरी कस्टम ट्रे में एक हैंडल बनाया जाता है जो कि सेंट्रल इंसाइजर के एरिया में होता है। इसके डायमेंशन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको डायमेंशन याद रखना है। 4 मिलीमीटर एंटेरोपोस्टीरियरली होना चाहिए, 8 मिलीमीटर उसकी हाइट होती है और 8 मिलीमीटर उसकी विड्थ होती है। ठीक है, इंक्लिनेशन होता है, वो सीधा नहीं होता है, 11 to 15 डिग्रीज इंक्लाइंड होता है बाहर की तरफ, ताकि इजी रिट्रीवल एंड इंसर्शन हो सके पेशेंट के मुंह में। यही चीज मैंडिबुलर में भी एक ही हैंडल होती है, लेकिन इसके साथ साथ 2 फिंगर रेस्ट बनाए जाते हैं, जहां पे वाइल टेकिंग इम्प्रेशन हम अपने फिंगर को रेस्ट करते हैं। ठीक है, एंटीरियर में एक हैंडल बनाते हैं और 2 फिंगर रेस्ट बनाते हैं मोलर रीजन में, जो कि क्रेस्ट ऑफ द रिज पे होता है। इनके डायमेंशन भी वही होते हैं, 4 मिलीमीटर एंटेरोपोस्टीरियरली, 8 मिलीमीटर हाइट एंड 8 मिलीमीटर विड्थ। फिर और ये वर्टिकल होता है, इसमें कोई इंक्लिनेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स मैंडिबुलर। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हैंडल एंड द फिंगर रेस्ट। जब भी हम कस्टम ट्रे का क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है। देन आपको 2 टेक्निक्स होती हैं जब भी हम एक्रिलिक से कस्टम ट्रे बना रहे होते हैं, और हम एक ये वाला मैंने इसलिए शो किया है कि स्पेसर वैक्स लगाने के बाद आर कस्टम ट्रे लुक्स लाइक दिस। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है अगर आपने एक्रिलिक यूज किया है तो कौन से फिजिकल स्टेजेस हैं और कौन से स्टेज पे आपको वो उसमें पोर करना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द कस्टम ट्रे। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि मैंने डेंचर बेस्ड स्टेज इन चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस किया है। आई हैव जस्ट इन्यूमरेटेड इट हियर ऑल्सो। एंड 2 टेक्निक्स होते हैं, और हर कॉलेज में मोस्टली प्री क्लिनिकल प्रोस्तो में आपको दोनों टेक्निक से कस्टम ट्रे बनवाई जाती है। वन इज स्प्रिंकल ऑन मेथड, जिसमें हम 2 बॉटल्स में, एक में लिक्विड लेते हैं, एक में पाउडर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटली स्प्रिंकल करके अपना बढ़ते हैं और बनाते जाते हैं। 2 मेथड में हम उसको नीड करते हैं
ठीक है, जितना रेशियो में हमें पाउडर और लिक्विड लेना होता है, एंड देन हम वेट करते हैं कि वो डॉ स्टेज में आ जाए, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग आवर कस्टम ट्रे. ओके, एंड अदर देन एक्रिलिक रेजिन, लाइक और कौन से कितने मटेरियल्स हैं जिनसे हम कस्टम ट्रे बना सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है. सो दीज आर ऑटोपॉलीमराइजिंग एक्रिलिक रेजिन, विजिबल लाइट क्योर एक्रिलिक रेजिन, हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन एंड शेllac. शेllac पे भी मैंने एक डिटेल स्लाइड रखी है, क्योंकि हमेशा ये शेllac हमेशा बच्चे भूल जाते पढ़ना. नेक्स्ट we'll see record base fabrication. अब record base क्या होता है? Record base is an interim denture base used to support the record rim material for recording of maxillomandibular records. ठीक है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, इट्स एन इंटरिम डेंचर बेस टू सपोर्ट ऑक्लूजल रिम टू रिकॉर्ड मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप. ये हो जाएगा. जीपीटी में चूंकि इन वर्ड्स में लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स व्हेन यू आर गिविंग वाइवा, जस्ट टू शो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. रिक्वायरमेंट क्या होती है? आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर एन रिकॉर्ड बेस, रिजिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बॉर्डर जो होते हैं राउंडेड एंड स्मूथ होने चाहिए, इट शुड बी थिन ऑन द क्रेस्ट एंड ताकि उसको प्रोवाइड कर सके स्पेस बाद में टूथ अरेंजमेंट के लिए, इसलिए वो क्रेस्ट पे सबसे थिनेस्ट होता है. ओके, देन रिकॉर्ड बेस दो तरह के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट. टेम्पररी रिकॉर्ड बेस बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो होते हैं शेllac, रीइंफोर्स्ड शेllac बेस प्लेट, कोल्ड क्योर एक्रिलिक रेजिन, विजिबल लाइट क्योर एक्रिलिक रेजिन, या फिर वैक्यूम फॉर्म विनाइल एंड पॉलीस्टाइरीन. और परमानेंट रिकॉर्ड बेस बनाने के लिए हम मोस्टली हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन यूज करते हैं. उसके अलावा गोल्ड अलॉय, क्रोमियम कोबाल्ट अलॉय, क्रोमियम निकल अलॉय या फिर एल्यूमिनियम अलॉय भी यूज किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम एक्रिलिक रेजिन्स वी ऑल्सो यूज शेllac, है ना. और सेम टेक्निक होती है जो कि हमने अभी कस्टम ट्रे में भी पढ़ी. स्प्रिंकल ऑन मेथड से भी बनाया जा सकता है और डॉ मेथड से भी बनाया जा सकता है. शेllac के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो शेllac होता है इट्स अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो कि बेस प्लेट बनाने में यूज होता है. ठीक है, उससे कई बार कस्टम ट्रे भी बनाया जाता है, बट इट्स वेरी ब्रिटल इन नेचर, सो दिस इज नॉट एडवाइज्ड. देन शेllac इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेजिनस एक्सुडेट ऑफ एन इंसेक्ट. नेचुरली ब्राउन इन कलर होता है, लेकिन उसको ब्लीच करके स्टेन करके दूसरे दूसरे कलर्स भी दिए जाते हैं इनको मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और मैक्सिलरी मैंडिबुलर जो रिज के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है. देन वी नीड टू नो कि कॉम्पोजिशन क्या होता है. तो आपको पता होना चाहिए शेllac, फिलर्स और प्लास्टिसाइजर होते हैं. कौन कौन से फिलर होते हैं? फाइनली पाउडर एल्यूमिनियम, टैल्क एंड माइका. दीज गिव इट स्ट्रेंथ एंड विस्कोसिटी, ताकि ये थर्मोप्लास्टिक है ना, तो जैसे ही हीट होता है तो उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है. देन प्लास्टिसाइजर लाइक स्टेरिन एंड स्टेरिक एसिड. सो एक बेसिक कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए. There are so many advantages of shellac, like it's simple technique होती है, consumes less time, thermoplastic material है इसीलिए जल्दी मोल्ड हो जाता है, कोई elaborated मतलब एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के लिए. वेरी इजी टू मेंटेन द थिकनेस क्योंकि वो ऑलरेडी प्री शेप्ड आता है. लेस एक्सपेंसिव है और मोर स्पेस प्रोवाइड करता है ऑक्लूजल रिम के लिए क्योंकि इसकी थिकनेस इवन है. डिसएडवांटेज है कि वॉप होने के चांसेस काफ़ी हैं इसके. ब्रिटल मटेरियल होता है तो बहुत आराम से टूट जाता है और बार बार आपको रीअडेप्ट करना पड़ता है. एंड हाई टेम्परेचर पे इसका डिस्टॉर्शन होने के भी चांसेस हैं. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट कहीं जो नैरो स्पेसेस होते हैं उन जगहों पे. एंड वेरी डिफिकल्ट जो भी ओवर हीट करने से जो रेसिड्यूज होते हैं वो क्लीन करना बड़ा मुश्किल है. एंड पॉलिशिंग ऑफ द बॉर्डर्स भी अलाउ नहीं करता है. सो दिस वन स्लाइड आई हैव डेडिकेटेड टू शेllac जस्ट इन केस आपका शेllac पे क्वेश्चनिंग हो तो. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्लूजल रिम फैब्रिकेशन. अब ऑक्लूजल रिम्स क्या हैं? दीज आर द ऑक्लूजल सरफेसेस फैब्रिकेटेड ऑन द रिकॉर्ड बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिकॉर्ड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ. दैट इज कॉल्ड एज ऑक्लूजल रिम. आपको जितना याद हो पाया, इट्स वेरी इजी वर्ड्स में मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है. अब ऑक्लूजल रिम बनाने के पहले जो हमारा मास्टर कास्ट बन के निकला उस पे हमें कुछ कास्ट मार्किंग्स करनी है. जैसे कि ये डायग्राम मैंने एस लक्ष्मी से लिया है, आपके पास भी बुक होगी और सब में ये मार्किंग्स दी हैं. सबसे पहले हम उस पे इंसिसिव पैपिला मार्क करते हैं.
ठीक है, और उस इंसिसिव पैपिला के थ्रू हम एक स्केल रख के एक लाइन मार्क करते हैं जिसको कहते हैं CPC लाइन, विच इज कैनाइन पैपिला कैनाइन लाइन। ठीक है, ये लाइन मार्क कर ली और ये लाइन हम एक्सटेंड करते हैं हमारे लैंड एरियाज पे भी। ठीक है, फिर हमने इंसिसिव पैपिला को क्रॉस करते हुए एक मिड लाइन मार्क कर ली मिड पैलेटाइन ग्राफिक पे। ठीक है, उसके बाद हम पीछे आते हैं और ट्यूबरोसिटी मार्क कर लेते हैं, और ट्यूबरोसिटी जहां से शुरू होती है वहां पे हमारा एक और लाइन हम लैंड एरिया पे मार्क करते हैं, जो हमें बाद में ऑक्लूजल रिम बनाते समय ये डिनोट करेगा कि ये ऑक्लूजल रिम यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू एक्सटेंड इट फर्दर। ओके, सो दीज आर द लाइंस, एंड एंड में हम ये एक क्रेस्ट पे लाइन मार्क करते हैं जो कि हमें ये बताएगा, और वो भी हम लैंड एरिया पे एक्सटेंड करते हैं कि हम जब रिम उसको अडेप्ट कर रहे होंगे ऑक्लूजल रिम को, तो दैट शुड बी ऑन द क्रेस्ट ऑफ द रिज। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कास्ट मार्किंग्स जो हमारे फाइनल कास्ट पे होनी चाहिए बिफोर फैब्रिकेशन ऑफ ऑक्लूजल रिम। देन कम्स द मैंडिबुलर कास्ट। इसमें भी हम सबसे पहले रेट्रोमोलर पैड मार्क करते हैं, उसको 3 पार्ट्स में, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये हमारा हाइट ऑफ द पोस्टीरियर मैंडिबुलर रिम डिसाइड करता है। जो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के बीच में जो लाइन होती है, वो लाइन हम इधर एक्सटेंड करते हैं अपने लैंड एरिया पे, और ये रेट्रोमोलर पैड जहां से शुरू हो रहा होता है, ये वाला पार्ट भी हम एक्सटेंड करते हैं हमारे लैंड एरिया पे, और उसके बाद फिर हम एक लाइन क्रेस्ट पे, जैसा हमने अभी मैक्सिलरी में बनाया, ये भी हम एक क्रेस्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दैट जब हम अपना ऑक्लूजल रिम अडेप्ट कर रहे हो तो दैट रिम शुड बी इन द मिडिल ऑन द क्रेस्ट ऑफ दिस रिज। और ये रिज हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम ये लाइंस अपने लैंड एरियाज पे भी मार्क कर रहे हैं। सो दिस इज द कास्ट मार्किंग जो कि हमें ऑक्लूजल रिम फैब्रिकेशन के पहले पूछी जा सकती है। देन कम्स द ऑक्लूजल रिम की जो भी हाइट और विड्थ होती है, एंटीरियर हाइट 20 to 22 mm होती है, मैंडिबुलर की 16 to 18 होती है, पोस्टीरियर हाइट मैक्सिलरी की 16 to 18 होती है, मैंडिबुलर की 2/3 ऑफ द रेट्रोमोलर पैड एरिया, एंटीरियर विड्थ 4 to 6 millimeter, मैंडिबुलर में 3 to 5, posterior width in maxillary is 8 to 10 and 6 to 8 millimeters in mandibular. अब दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आर्टिकुलेटर्स के बारे में बताऊंगी, मीन वैल्यू आर्टिकुलेटर, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में आर्टिकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या पता होना चाहिए, टीथ कौन से तरह के होते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, देन टीथ अरेंजमेंट सारे, और उसके बाद ऑक्लूजन पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि हम प्रोस्तो में पता होना चाहिए, और वो क्वेश्चन भी हमारे प्री क्लिनिकल वाइवा में पूछा जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो एंड द पार्ट 2 of this series very soon. Till then, happy studying.